हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्लासेज द मॉम क्लासेज में। वी वेलकम यू होल हार्टेडली। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की स्थिति। राजस्थान का भूगोल का जो पहला चैप्टर है राजस्थान की स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट नाउ। तो भारत में राजस्थान की स्थिति के बारे में पहला क्वेश्चन है कि भारत में राजस्थान की स्थिति। तो ये हमने 4 भागों में भारत को डिवाइड कर लिया। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो यहाँ पर लोकेटेड है राजस्थान। राजस्थान की बात करें भारत में स्थिति तो उत्तर पश्चिम में कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति है वो किस कोण में स्थित है? तो इस कोण की बात करें तो यहाँ 4 भागों में फिर डिवाइड किया। ये होता है वायव्य कोण, ये होता है नैऋत्य कोण, ये होता है आग्नेय कोण, और ईशान कोण, ये होता है आग्नेय कोण। ये होता है वायव्य कोण, ये होता है नैऋत्य कोण, ये होता है ईशान कोण, और ये होता है आग्नेय कोण। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लोकेटेड था राजस्थान। राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान है वो वायव्य कोण में स्थित है। वायव्य कोण ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान को हमने ये 4 भागों में डिवाइड कर लिया, पूरे एशिया महाद्वीप को। यहाँ पर लोकेटेड है भारत अपना। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो बात करें राजस्थान की एशिया महाद्वीप में जो स्थिति है वो बन रही है दक्षिण पश्चिम में। कहाँ बन रही है? दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस कोण में है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि यहाँ पर बन रहा है वायव्य कोण, यहाँ पर बन रहा है नैऋत्य कोण, और यहाँ पर बन रहा है ईशान कोण, और यहाँ पर आग्नेय कोण। तो यहाँ होगा नैऋत्य कोण। तो ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2 नैऋत्य कोण। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। तो ग्लोब को 4 भागों में डिवाइड किया। ये होती है देशांतर अक्षांशीय रेखाएं, और ये उत्तरी अक्षांश, और ये दक्षिण अक्षांश। ये होती है कौन सी? ये होती है देशांतर रेखाएं। तो कुछ इस प्रकार डिवाइड करते हैं विश्व भूगोल के ग्लोब को। तो यहाँ पर लोकेटेड है अपना भारत। भारत है वो कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम पूर्व में। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। तो राजस्थान की स्थिति है वो विश्व के संदर्भ में कहाँ होगी? तो होगी उत्तर पूर्व में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करें तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। राजस्थान की स्थिति विश्व ग्लोब में पूछा गया है तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा ईशान कोण। कौन सा? ईशान कोण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं। राजस्थान से जो इन रेखाओं में से गुजर रही है वो मकर रेखा है कि भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है कि इनमें से कोई नहीं है? तो राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, और 2 जिलों से गुजरती है। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। नेक्स्ट बात करें तो व्यापारिक पवनें सर्वाधिक किस रेखा पर चलती है? व्यापारिक पवनें उन्हें कहा जाता है जो वर्षा ऋतु को लेकर आती है, यानी सर्वाधिक वर्षा को प्रभावित करने वाली वो जो पवनें होती है उन्हें व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक पवनों की बात करें तो वो सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर चलती है। इसलिए भूमध्य रेखा को भूमध्य रेखीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, वहाँ पर स्थिति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थिति में पाई जाती है? यानी कौन सी ऐसी स्थिति है जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होगी, सबसे ज़्यादा वन होगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकता है? सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकता है? तो बात करें कि विश्व ग्लोब की, ये होती है भूमध्य रेखा, ये होती है कर्क रेखा, और ये होती है मकर रेखा। तो सूर्य है वो सबसे बात करें कि सीधा किस पर चमकता है, तो यहाँ पर लोकेटेड सूर्य, मान लीजिए कि सूर्य चमकता है सीधा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर चमकता है? भूमध्य रेखा पर। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा भूमध्य रेखा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के आसपास वन क्षेत्र को पुकारा जाता है। तो ये चारों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये इसलिए ऐड किया क्वेश्चन के ताकि चारों क्वेश्चन है आपको बढ़िया तरीके से चारों पॉइंट याद रहे। पहला है कि भूमध्य रेखा के आसपास के वन है अफ्रीका के अंदर भूमध्य सदाबहार वन कहा जाता है इनको, और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर इसको भूमध्य रेखा वन कहा जाता है। ब्राजील के अंदर इसे सेल्वास वन कहा जाता है। दक्षिण भारत के अंदर इसे सोलास वन कहा जाता है। तो याद रखना, जो अफ्रीका के अंदर है भूमध्य रेखा के आसपास के वन है उसको भूमध्य सदाबहार वन कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के अंदर भूमध्य रेखा वन कहा जाता है। ब्राजील के अंदर सेल्वास वन कहा जाता है, और दक्षिण भारत के अंदर इसे सोलास वन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? पहला ऑप्शन है 24 डिग्री, दूसरा है 25 डिग्री और तीसरा है 24.5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 23.5 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क संक्रांति कब होती है? कर्क संक्रांति के बारे में डिस्कस करें तो जब मान लीजिए कि ये पूरा ग्लोब है, पृथ्वी है, यहाँ पर होता है भूमध्य रेखा, यहाँ पर होता है कर्क रेखा और यहाँ पर होती है मकर रेखा। अब ये सूर्य यहाँ पर चमकता है और हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चारों ओर चक्कर लगाती है तो कुल समय लेती है वो 365 दिन लेती है। कितना दिन लेती है? 1 वर्ष का समय लेती है अपने अक्ष पर घूमते हुए। तो ये जब सूर्य है भूमध्य रेखा से अब घूमते घूमते ये सूर्य मकर रेखा की ओर आता है, मतलब पृथ्वी मकर रेखा की तरफ आती है। सूर्य जब मकर रेखा की दिशा में होता है तो उस समय मकर संक्रांति बनती है और ये मकर संक्रांति बनती है। ऑप्शन नंबर 1 है 24 जून, 23 जून, 22 जून, 21 जून और 21 जून को होती है मकर संक्रांति। याद रखना, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क संक्रांति कब होती है, तो वो होती है 21 जून के अंदर। कब होती है? 21 जून के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में सबसे छोटी रात होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे छोटी रात होती है वो होती है कब? 24 जून, 23 जून, 22 जून, 21 जून। तो 21 जून के अंदर सबसे छोटी रात होती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, यानी गर्मियों के काल में। नेक्स्ट बात करें तो अगला है वसंत विश्व भारत व राजस्थान में दिन रात की अवधि समान होती है। देखो बसंत विश्व पूछा है यहाँ पर, बसंत विश्व। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि बसंत विश्व में भारत, राजस्थान और विश्व की स्थिति है उसमें दिन रात की अवधि समान कब होती है? तो ये पूछा है समान, यानी यहाँ पर दिन रात का जो अंतराल है वो समान होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 24 मार्च, पहला ऑप्शन है 24 मार्च, दूसरा ऑप्शन है 23 मार्च और 22 मार्च, 21 मार्च। राइट आंसर होगा यहाँ पर 21 मार्च। 21 मार्च को वसंत विश्व भारत और राजस्थान में दिन रात की अवधि होती है वो समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है। ग्रीष्म ऋतु में हमने देखा सबसे छोटी रात होती है तो दिन उसी दिन सबसे बड़ा होगा, तो राइट आंसर होगा 21 जून को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो अगला क्वेश्चन है शरद विश्व में विश्व भारत व राजस्थान में दिन रात की अवधि समान होती है। अब ये शरद ऋतु में पूछा गया है। अभी शरद ऋतु के अंदर दोनों की अवधि समान होती है, वो पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है 24 सितंबर, दूसरा है 23 सितंबर और तीसरा ऑप्शन है 22 सितंबर, अगला ऑप्शन है 21 सितंबर। कौन सा है? 21 सितंबर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर। क्या होगा? 23 सितंबर को दिन रात की अवधि शरद विश्व में समान होती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करें तो राजस्थान की सापेक्ष सूर्य के सीधेपन का अवरोही क्रम है, यानी सीधापन है वो घटता जाता है। तो देखिए मान लीजिए कि ये राजस्थान है और राजस्थान से यहाँ पर से गुजरती है मकर रेखा और हम जानते हैं कि सर्वाधिक सीधापन है वो कहाँ पर होता है? वो होता है बांसवाड़ा में। कहाँ पर होता है? बांसवाड़ा में। हमें पूछा है अवरोही क्रम यानी घटता क्रम। तो ये जो क्रम है ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। दूसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर। तीसरा ऑप्शन है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, गंगानगर। फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बाद सीधेपन का जो क्रम है वो घटता जाता है, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़, उसके बाद झालावाड़। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये उदयपुर आता तो है लेकिन उदयपुर झालावाड़ के बाद आता है। कब आता है? झालावाड़ के बाद। नेक्स्ट बात करें अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम है। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम पूछा गया, तिरछेपन का बढ़ता हुआ क्रम, यानी उसी बात को घुमा फिरा के देखो, पहले अवरोही पूछा अब आरोही क्रम पूछा है। तो सबसे ज्यादा जो तिरछापन है सूर्य का वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है गंगानगर में। कहाँ दिखाई देता है? गंगानगर में। लेकिन यहाँ पर तिरछापन का आरोही क्रम पूछा है। सीधा कहाँ चमकता है? वो बांसवाड़ा में चमकता है, उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद प्रतापगढ़ और उसके बाद झालावाड़। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है सीज क्षेत्र में आने वाले जिले। सीज क्षेत्र मतलब सर्वाधिक जो सूर्य है वो कहाँ पर तपता है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर रहती है, यानी सूर्य का सीधापन किस क्षेत्र में होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। इसी वजह से क्या होता है कि जब मान लीजिए ये राजस्थान है, विश्व ग्लोब के बारे में देखो डिस्कस करते हैं। ये विश्व ग्लोब है, ये मकर रेखा है और जब मकर रेखा राजस्थान के संदर्भ में आती है, कहाँ? राजस्थान के संदर्भ में आती है। ये राजस्थान हो गया, यहाँ पर होती है मकर रेखा
अब क्या होता है कि पृथ्वी अपने 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी होने के कारण ये जो सूर्य है वो सीधा चमकना यहाँ से होकर 23.5 डिग्री झुकने के कारण वो यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ होने के कारण ये जो क्षेत्र है सर्वाधिक, ये जो जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी, इसी वजह से जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सीज क्षेत्र में आने वाले जो जिले हैं वो हैं बीकानेर, नागौर, जोधपुर, गलत ऑप्शन। दूसरा है बीकानेर, बीकानेर आएगा ही नहीं। और इसमें दे रखा है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर सौर ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत पाने के कारण इस क्षेत्र को सीज क्षेत्र कहा जाता है। यानी सौर ऊर्जा का सर्वोच्च जो क्षेत्र है राजस्थान के अंदर वो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। जोधपुर के अंदर सूर्य है वो एकदम सीधा चमकता है, इस वजह से इसे सूर्य नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करिए, अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम ये पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है क्या? देशांतर रेखाएं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है क्या? अक्षांश रेखाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा देशांतर रेखाएं, सॉरी ये अक्षांश रेखाएं होगा। क्या होगा? अक्षांश रेखाएं। और ग्लोब की बात करें तो भारत है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए ये जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें उत्तर से दक्षिण तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाओं को, उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। क्या? देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट बात करें राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है वो बताना है भाई। ये जो चारों ऑप्शन थे उनको सम्मिलित रूप से पूछा गया है कि राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्व ईशान कोण, ये कहाँ बन रहा था? ये बन रहा था विश्व ग्लोब में। कहाँ बन रहा था? विश्व ग्लोब में। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, ये बन रहा था भारत की स्थिति में। अगला जो क्वेश्चन है दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण, यहाँ पर कोई स्थिति नहीं बन रही थी, तो ये गलत होगा। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम नैऋत्य कोण, ये बन रहा था कहाँ? एशिया महाद्वीप में। कहाँ बन रहा था? एशिया महाद्वीप में। हमें पूछा है कि राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। यानी दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण में राजस्थान या फिर भारत की कोई स्थिति नहीं बन रही थी। नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, यानी एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश के बीच की जो दूरी है वो पूछी गई है। तो पहला है 113 किलोमीटर, दूसरा है 112 किलोमीटर, तीसरा है 111 किलोमीटर और चौथा है 110 किलोमीटर। राइट आंसर होगा यहाँ पर 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? तो राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? राजस्थान 23.5 डिग्री 04 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य स्थित है। तो 23 से लेकर 30 के बीच दो अक्षांश बन रहे हो। कितने अक्षांश बन रहे हैं? 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। कुल कितने हो गए? 7 अक्षांश। तो राजस्थान कितने अक्षांशों के बीच स्थित है? वो है 7 अक्षांश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस अक्षांश पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है? तो भाई अलग अलग जिला मुख्यालय स्थित है अलग अलग अक्षांशों पर। हमने बात किया कि राजस्थान है वो कितने अक्षांशों के बीच स्थित है, तो राजस्थान है वो 23.5 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच स्थित है। तो 23 के बाद शुरू होता है 24 पर बात करें तो यहाँ पर जिला मुख्यालय आता है डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 25 की बात करें तो यहाँ पर आता है काफ़ी सारे हैं, सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, कोटा और 12 जिला मुख्यालय है। 28 की बात करें तो 28 पर है बीकानेर और झुंझुनू। बीकानेर और झुंझुनू है वो 28 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित जिला मुख्यालय है। अगला जो टॉप पॉइंट है वो है 29 डिग्री अक्षांश है, उस पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा कि 29 डिग्री अक्षांश है उस पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है अपने आप में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है? पहला ऑप्शन है 27 डिग्री, दूसरा है 28 डिग्री, तीसरा है 29 डिग्री और चौथा है 30 डिग्री। तो मध्य की बात करें, मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री। कौन सा? 27 डिग्री अक्षांश है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजस्थान की राजधानी जिला मुख्यालय किस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो जिला मुख्यालय पूछा गया है कि राजस्थान का जो जिला मुख्यालय है वो किस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? तो मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो है 27 डिग्री और यहीं पर स्थित है। कौन सा? जयपुर। जयपुर राजधानी है वो यहीं पर स्थित है। जयपुर के साथ साथ में एक और जिला मुख्यालय वो है दौसा। कौन सा? दौसा जिला मुख्यालय स्थित है कहाँ पर?
27 डिग्री अक्षांश पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं। तो अभी हमने देखा कि देशांतर रेखाएं कौन सी होती है और अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती है। तो ग्लोब को देशांतर रेखाएं ये होती है उत्तर से दक्षिण की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची गई रेखाएं कहती है, कौन सी कहलाती है, ये कहलाती है अक्षांशीय रेखाएं। यहाँ पर पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारा कि देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में हमने डिस्कस किया कि उत्तर से दक्षिण तरफ खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है, और इनको जो दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा है वो है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये जो वो रेखा है जो समय बतलाती है। अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखाएं हैं। अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली वो जो रेखाएं हैं उसे कहा जाता है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, जो कि विश्व ग्लोब में सबसे मध्यवर्ती जो रेखा होती है उसे विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो देशांतर रेखाओं की संख्याओं के बारे में बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या है कुल 360। कितनी है, 360। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो समय की दृष्टि से ये पूछा गया है कि समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो वो 24 जोन में विभाजित किया गया है। कितने, 24 जोनों में विभाजित किया गया है समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं हैं। पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं कौन सी है। तो पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं हैं वो है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है अक्षांश रेखाएं, दूसरा है भूमध्य रेखाएं, तीसरा है देशांतर रेखाएं और चौथा है ग्रीनविच रेखाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पूर्ण वृत्त बनाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक जोन को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है। तो प्रत्येक जोन है उसको कितने डिग्री में विभाजित किया है। हमने देखा कि जोन है, कितने जोन है विश्व ग्लोब में, वो है 24 जोन, और प्रत्येक जोन को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16 डिग्री। तो राइट आंसर होगा 15 डिग्री। कितने डिग्री में विभाजित किया गया है, 15 डिग्री में विभाजित किया गया है प्रत्येक जोन को। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है। राजस्थान से देशांतर रेखाएं पूछा है। यहाँ पर अक्षांशीय रेखाएं के बारे में हमने बात किया, कितनी थी, 7 थी। तो देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो राजस्थान की स्थिति है वो 69 डिग्री 30 मिनट। कितनी, 69 डिग्री 30 मिनट। 69 डिग्री 30 मिनट से राजस्थान की स्थिति है 78 डिग्री 17 मिनट। कितनी, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। इनके बीच की जो देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी होगी, वो होगी 9। कितनी होगी, 9 होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 9 देशांतर रेखाएं। कितनी होगी, 9 देशांतर रेखाएं होगी। जो राजस्थान को कुल देशांतर रेखाओं की बात करें, राजस्थान के अंदर 9 देशांतर रेखाएं हैं। 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट के बीच की जो देशांतर रेखाएं हैं जिन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें कौन सी रेखाएं अर्धवर्त बनाती है। तो हमने देखा कि अक्षांशीय रेखाएं वो संपूर्ण वर्त बनाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवर्त बनाती है। क्या बनाती है, अर्धवर्त बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की राजधानी जयपुर किस देशांतर रेखा पर स्थित है। अभी हमने डिस्कस किया कि राजस्थान की जो राजधानी है वो अक्षांश कौन से पर स्थित थी। तो ये थी मध्यवर्ती अक्षांश 27 पर। यहाँ पर पूछा गया देशांतर पर। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है वो किस देशांतर पर स्थित है। तो ये पूछा गया है। तो राजस्थान की राजधानी है वो, पहला ऑप्शन है 75 डिग्री, दूसरा है 76 डिग्री, 70 डिग्री, 78 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा 76 डिग्री। क्यों, कौन सा, 76 डिग्री। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है राजस्थान की राजधानी। कौन सी, राजस्थान की राजधानी 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब पूछा गया है देशांतर के बीच की कुल दूरी कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 112.32 किलोमीटर, दूसरा है 113.32 किलोमीटर, चौथा है 111.32 किलोमीटर और पांचवा है 115.32 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 111.32 किलोमीटर। और हमने देखा कि अक्षांशीय रेखाएं हैं वो 111 किलोमीटर। कितना, इनके बीच की दूरी थी 111 किलोमीटर, लेकिन देशांतर रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी है वो 111.32 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की अक्षांशीय स्थिति है। भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 60 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट, 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट, 2 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट, 4 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। यहाँ पर भारत की स्थिति पूछा गया है। तो भारत की स्थिति राइट आंसर होगा
8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट के बीच होगी भारत की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पूछा है, तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पहला ऑप्शन है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आज यहीं तक कंप्लीट करेंगे और एक बार फिर से रिपीट करते हैं इन्हीं सभी क्वेश्चंस को। पहला ऑप्शन है भारत में राजस्थान की स्थिति। तो भारत में राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तर पश्चिम के अंदर, उत्तर पश्चिम में। राइट ऑप्शन नंबर 4। भारत में राजस्थान की स्थिति के बारे में पूछा है, भारत में राजस्थान की स्थिति किस कोण में है? तो वो है वायव्य कोण। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति थी दक्षिण पश्चिम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति किस कोण में है? तो दक्षिण पश्चिम में बनने वाला कोण है वो कौन था? नैऋत्य कोण। अगला क्वेश्चन है विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। तो राजस्थान की स्थिति बन रही थी उत्तर पूर्व में। कहाँ बन रही थी? उत्तर पूर्व के अंदर। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। तो विश्व ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस कोण में स्थित है? तो ईशान कोण में। किसमें? ईशान कोण में। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नैऋत्य कोण में है एशिया महाद्वीप में। वायव्य कोण है भारत की स्थिति और आग्नेय कोण का संबंध राजस्थान की स्थिति से कोई नहीं रखता। राजस्थान से गुजरने वाली रेखा को कहते हैं, राजस्थान की गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है और कर्क रेखा पर स्थित जो जिले हैं राज्य के वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक पौने सर्वाधिक चलती है। तो वो चलती है भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता किस स्थिति में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता है वो भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है सूर्य सीधा किस रेखा पर चमकता है? तो सूर्य सीधा है वो भूमध्य रेखा पर चमकता है। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा के आसपास के वन क्षेत्र को पुकारा जाता है। तो अफ्रीका के अंदर भूमध्य सदाबहार वन क्या कहा जाता है? भूमध्य सदाबहार वन। और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर भूमध्य रेखा वन कहा जाता है। ब्राजील के अंदर सेल्वास वन कहा जाता है और दक्षिण भारत के अंदर सोलास वन कहा जाता है। इनका दोनों का क्रम ध्यान रखना। सोलास वन और सेल्वास वन के अंदर अंतर है। सेल्वास वन ब्राजील के अंदर कहा जाता है जबकि दक्षिण भारत के अंदर सोलास वन कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो राइट आंसर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है कर्क क्रांति कब होती है? तो कर्क क्रांति होती है 21 जून को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं ग्रीष्म ऋतु में सबसे छोटी रात होती है। तो वो होती है कब? ग्रीष्म ऋतु में सबसे छोटी रात वो होती है 21 जून को। नेक्स्ट बात करें कि वसंत विश्व भारत व राजस्थान की दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो वो होती है 21 मार्च को। नेक्स्ट बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन होता है। तो वो होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है ग्रीष्म ऋतु में। अगला शरद विषु में विश्व भारत और राजस्थान की दिन रात की अवधि शरद ऋतु में शरद विषु में पूछा गया है भाई। तो ये होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा 23 सितंबर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के सापेक्ष सूर्य के सीधेपन का क्रम है। सीधेपन का क्रम है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। पहला ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद आता है उदयपुर। सूर्य के तिरछेपन का आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम है। सूर्य का तिरछापन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सर्वाधिक जो सूर्य का तिरछापन है वो कहाँ मिलता है? गंगानगर में। कहाँ मिलता है? गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है सीज क्षेत्र में आने वाले जो जिले हैं, सीज क्षेत्र यानी वो ये जो सौर ऊर्जा का जो प्रभावित क्षेत्र है वो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई को जो काल्पनिक रेखाएं थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया, वो थी अक्षांशीय रेखाएं। कौन सी? अक्षांशीय रेखाएं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं उनका कहा जाता है देशांतर रेखाएं। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं। राजस्थान के संबंध में सही कथन नहीं है। तो नहीं के बारे में उत्तर पूर्व ईशान कोण ये था। विश्व के अंदर उत्तर पश्चिम वायव्य कोण ये था भारत की स्थिति। दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण ये थी एशिया की स्थिति। दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण इसका संबंध नहीं है राजस्थान से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दो अक्षांशों के बीच की कुल दूरी। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। कितनी? 111 किलोमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राजस्थान कितने अक्षांशों में विभाजित है, स्थित है? तो ये है 7 अक्षांशों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस अक्षांश पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है? तो किस अक्षांश पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है? तो वो है अक्षांश 28 डिग्री पर कोई जिला मुख्यालय स्थित नहीं है। 29 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। 28 डिग्री पर है बीकानेर और झुंझुनू। कौन से? बीकानेर और झुंझुनू। 24 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर है डूंगरपुर और प्रतापगढ़। यहाँ पर बात करें 25 डिग्री तो 25 डिग्री पर सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और
कोटा, बारां ये जिला मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट बात करें राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो है 27 डिग्री। कौन सा? 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यहाँ अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की राजधानी जिला मुख्यालय किस उत्तरी अक्षांश में स्थित है? तो किस उत्तरी अक्षांश पर स्थित है राजस्थान का जिला मुख्यालय? तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो वो था 27 डिग्री। कौन सा? 27 डिग्री, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है वो है ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा है, अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है वो है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो वो गया है 24 जोन में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं हैं, पूर्ण वर्त बनाने वाली रेखाएं हैं वो है अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक जोन को कितने डिग्री में विभाजित किया गया है? तो प्रत्येक जोन को 15 डिग्री में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान से कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं? तो राजस्थान के देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा है। अक्षांशीय रेखाएं गुजरती है 7, तो देशांतर रेखाएं गुजरती है 9। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी रेखाएं अर्धवर्त बनाती हैं? तो वो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवर्त बनाती है, जबकि अक्षांशीय रेखाएं हैं ये पूर्णवर्त बनाती हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर किस देशांतर रेखा पर स्थित है? राजस्थान की राजधानी देशांतर रेखा पर पूछा गया, तो ये 76 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। अक्षांशीय रेखाओं के बारे में हमने डिस्कस किया था। राजस्थान 27 डिग्री पर, कहां पर था? 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा पर स्थित है जिला मुख्यालय। दो देशांतरों रेखाओं के बीच की कुल दूरी के बारे में बात करें तो वो है 111.32 किलोमीटर। कितनी है? 111.32 किलोमीटर। भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो भारत की अक्षांशीय जो स्थिति है वो है कितनी? 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। 8 डिग्री 04 मिनट से 37 डिग्री 06 मिनट। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है वो है 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यहाँ तक क्वेश्चन लेकर आया था। अगले चैप्टर में अक्षांशीय देशांतर से यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब सूर्य के सापेक्ष जो क्वेश्चन बनेंगे, ग्रीनविच रेखा से जो क्वेश्चन बनेंगे वो अगले जो चैप्टर होगा उसमें डिस्कस करेंगे। अगर ये चैनल आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, आप इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो आपका आज का एकमात्र टारगेट है कि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इतना कर दीजिए, आप मेरा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। ओनली 1 सब्सक्राइबर आप मुझे दीजिए और इसी प्रकार का कंटेंट है मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आईडी पर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और इसी प्रकार की वीडियो आप चाहते हैं कि हर रोज़ हमें देखने को मिले तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे। अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। इसके बारे में देखो, अक्षांश और देशांतर के बारे में सबसे पहले जो बताने वाला व्यक्ति था वो कौन था? वो था इरेस्टोस्थनीज। कौन था? इरेस्टोस्थनीज था जिसने सबसे पहले देशांतर और अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बताया था। दूसरी बात करें तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक है वो हेकेटियस को कहा जाता है। किसको? हेकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक, हेकेटियस। इरेस्टोस्थनीज ने बताया था अक्षांशीय व देशांतर रेखाओं के बारे में। सर्वप्रथम भूगोल का जनक कहलाता है हेकेटियस। कौन कहलाता है? हेकेटियस। देशांतर रेखाएं क्या करती है भाई? देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो ये समय बताती है। क्या बताती है? ये समय बताती है। जबकि बात करें अक्षांशीय रेखा की, अक्षांशीय रेखाएं हैं वो स्थिति बताती है। क्या बताती है? स्थिति बताती है। अब बात करें देशांतर के बारे में तो देशांतर रेखाएं अर्धवर्त बनाती है, जबकि अक्षांशीय रेखाएं वो पूर्णवर्त बनाती है। नेक्स्ट बात करें, अगला जो पॉइंट बन रहा था वो है कि नेक्स्ट अगला पॉइंट पर डिस्कस करें। भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति अक्षांशीय रूप में बात करें तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और भारत की देशांतरीय स्थिति में बात करें तो वो पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ? पूर्व देशांतर या फिर पूर्वी देशांतर में। जबकि अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है भारत। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। हैव ए गुड डे। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप अपने जीवन में सफल बने, आप